आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शहर की चकाचौंध से दूर किसी वीरान जगह पर एकांत में ढलते सूरज को देखना किसे नहीं पसंद। और सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हैशटैग सनसेट के साथ उस लम्हे का पिक्चर अपलोड नहीं किया तो क्या ही किया। बस इसी इच्छा में आज बाइक लेकर मैं निकल पड़ा, खुद के साथ भोपाल शहर से कुछ दूर किसी अनजान रास्ते पर। यूं तो भोपाल में बसे हुए मुझे 4 महीने होने को हैं, लेकिन ड्यूटी से लंबी छुट्टी और अकेले में टहलने का मौका सिर्फ आज ही मिला। सच कहूँ तो हमेशा से ही मेरी इच्छा रही कि जिस दिन अपनी बाइक खरीदूंगा माँ को पीछे बैठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले ही लंग्स कैंसर से माँ का देहांत हो चुका है। खैर, माँ को याद करते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से न जाने कहाँ कहाँ भटकते शहर से बहुत दूर आ गया था। देखा घड़ी में 5:40 हो रहे थे। सूरज भी ढलकर आसमान नारंगी हो चुका था। कुछ पिक्चर्स लेने के बाद दिसंबर की जाड़ को सोचते हुए मैं वापस जाना ही सही समझा। वापसी में कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए मैंने मोबाइल में गूगल मैप देखा और गाड़ी घुमाकर जाने लगा। सूरज ढलते ही मौसम ने भी अपने रंग में ढल कर लिया। ठंडी हवाएं माने सुई चुभोने लगी। फिर भी मैं अपनी रफ्तार में आगे चलता जा रहा था। अचानक ही पीछे से तभी एक बहती हुई आवाज़ मेरे कानों में आ पड़ी। मैंने बाइक रोका और पीछे मुड़कर देखा। नहीं, कोई भी नहीं। किसी पक्षी या जानवर की आवाज़ होगी कहकर मैं गाड़ी स्टार्ट करने लग गया। तभी वो आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंज उठी। रुको रुको रुको, मुझे भी ले चलो। आवाज़ बिल्कुल साफ थी, कोई सचमुच मुझे पुकार रहा था। मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एक औरत दौड़ते हुए आई और हाँफती हुई आवाज़ में बोलने लगी, बेटा मुझे भी जाना है, ले चलो ना। अंधेरे के कारण चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत थी। न पैरों में जूती, न शरीर में कोई शॉल या चादर। इस कड़कड़ाती ठंड में दौड़ते हुए मुझसे मदद मांगने आई थी। मैं मना नहीं कर पाया। उनका अचानक यूं अकेले सुनसान जगह पर मिलना और लिफ्ट मांगना थोड़ा अजीब तो लगा मुझे, लेकिन अच्छा भी। मुझे पीछे बैठे उनकी गर्माहट में मेरी माँ की याद आ रही थी। काफ़ी दूर चले आने के बाद मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है माई आपको? एक गहरी चुप्पी के बाद वो खिलखिलाती हुई हंस पड़ी, कुछ ऐसे मानो कान के पर्दे भी कांप उठे मेरे। एक करुणा भाव जो थोड़ी देर पहले तक उनके लिए था मेरा, अब वो डर सा होने लगा। मैंने फिर से पूछा, माई जाना कहाँ है आपको? ठंड में ठिठुरते उनके दांतों के आवाज़ के बीच से एक हल्की आवाज़ निकल आई, घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मैंने झट से उत्तर दिया, लेकिन माई आपका घर कहाँ है और इतने अंधेरे में आप अकेले कहाँ से आ रही हैं? वो चुप रही। मैंने आगे कहा, माई कुछ बोलिए तो जानूं कि आपका घर कहाँ है, वरना ऐसे कहाँ छोड़ूंगा आपको। अब उनकी आवाज़ में एक दर्द की लय मुझे सुनाई पड़ी, मुझे घर जाना है, घर ले चलो ना बेटा। मेरा बेटा मुझे खुद से दूर कर दिया। बोलता था अम्मा ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी, वहाँ तू सुरक्षित रहेगी। मैं भी जल्दी आऊँगा। और देखो 36 बरस हो गए वो नहीं आया। मैं जानती हूँ ये सब मेरी बहू ने सिखाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। कितने दिनों से मैंने अपने पोते को नहीं देखा। मुझे मेरे पोते को देखना है, मुझे घर ले चलो। उनकी बातों को गौर से मैं सुने जा रहा था। कई बार उनकी बातों से दिल पसीज जाता था। कितनी दुख भरी जिंदगी है इनकी, कितना बदकिस्मत होगा वो आदमी
जो जीते जी अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे हालात पे छोड़ दिया। तो कई बार तो मैं इस सोच में पड़ रहा था कि कहीं ये कोई पागल तो नहीं। कई बार एक अनजाना डर जहन को घेर ले रहा था, कहीं ये कोई चोर लुटेरी तो नहीं है, कहीं चाकू या धारदार किसी चीज से गर्दन पर वार तो नहीं कर देगी। एक दो बार बाइक के आईने से भी उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। सुना है आत्माएं आईने में नहीं दिखती हैं। ऐसी नाना रकम के विचार मेरे मन को घेरने लगे थे। लेकिन एक और प्रश्न जो मुझे सताए जा रहा था कि इतनी दूर आ जाने के बाद भी अभी तक कहीं कोई रोशनी रास्ते के आसपास नजर नहीं आई और ना ही रास्ते में किसी और गाड़ी को आते जाते देखा। मैंने अपनी घड़ी देखा, रात के 11 बजने वाले थे। शहर से मैं इतनी दूर भी नहीं गया था कि आने में इतनी देर हो। फिर इतनी देर कैसे? मैं कहाँ हूँ? कहीं भटक तो नहीं गया? ये सवाल मन ही मन में पूछने लगा कि तभी वो औरत बोल पड़ी, बस बेटा, यहीं पास ही में मेरा घर है, मुझे यहीं आना था। मैं हैरान था, इतने अंधेरे में और इतनी सुनसान जगह में इन्होंने गाड़ी रोकने को क्यों कहा? फिर भी मैंने बाइक रोका। रोकते ही वो उतरकर दौड़ती हुई आगे चली गई और वो अंधेरा और कोहरे के बीच कहीं गुम सी हो गई। उनके पीछे पीछे मैं भी दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं कहाँ जा पहुँचा इसका मुझे कोई होश नहीं था। माई माई कहकर आवाज़ देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी पास से ही कहीं से किसी के चीखने की आवाज़ आई। पीछे मुड़ा तो देखा आसपास काफ़ी रोशनी थी। बहुत से घर दिखाई दे रहे थे। लोगों का चहल पहल भले ना हो, लेकिन कुछ लोग ठंड में बाहर आग तापते दिख रहे थे। मैं भी हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। फिर अचानक ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भी बंद हो रही थी कि वही चीख अब मेरे काफ़ी पास से आई। मैंने देखा एक बुजुर्ग जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। उन्हें एक नौजवान लड़का अपने पीठ में लिए रफ्तार से दौड़कर कहीं ले जा रहा था। वहीं से कुछ बच्चे माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। दो व्यक्ति जो लगभग मेरी ही उम्र के होंगे दौड़ते दौड़ते ज़मीन पर गिर पड़े। कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी, मेरी आंखें जल रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते आसपास लोग एक साथ इकट्ठे दौड़ते दिखे। किसी की आंखों में जलन, किसी के गले में जलन, कोई सांस नहीं ले पा रहा था तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था। ऐसा दर्दनाक दृश्य देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी महामारी का शिकार हो गए हों। उन्हीं भीड़ों के बीच में से एक नौजवान को देखा जो उसी बूढ़ी माई को गोद में लेकर दौड़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था, जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लाया था। वो युवक मेरे पास से गुजरते हुए एक रिक्शे के पास गया जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। युवक ने माई को उस रिक्शे में बैठाया और रोते बिलखते कहा, अम्मा तू जा, ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी, वहाँ तू सुरक्षित रहेगी। मैं भी जल्दी आऊँगा। तेरे बहू और पोते को तो नहीं बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए अब तू जा इन लोगों के साथ। इतना कहकर वो लड़का खांसते हुए पीछे की ओर दौड़ने लगा। उसके भी मुंह से खून बह रहा था। जानने की उत्सुकता मेरी बढ़ती जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। मेरे पैर पीछे हटने लगे। तभी जमीन पर पड़े किसी चीज से टकराकर मैं नीचे गिर पड़ा। देखा खून से लथपथ किसी की लाश पड़ी है। देखते ही देखते आसपास एक के बाद एक लाशों के ढेर लगने लगे। क्या आदमी, क्या औरत, बच्चे बूढ़े सब, यहाँ तक कि कुत्ते गाय जैसे जानवर भी उन्हीं के साथ तड़पते छटपटाते अपनी जान दे रहे थे और मरकर ज़मीन पर गिर रहे थे। उनकी चीखें
अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे, और ना ही उनका ये असहनीय दर्द मुझसे देखा जा रहा था। मैं ज़मीन से उठा और उसी दिशा में भागने लगा जहाँ से वो दौड़ते हुए आ रहे थे। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था, फिर भी सबसे गिरते टकराते मैं दौड़े जा रहा था। जहाँ देखो वहाँ दर्द भरी चीखें, बस लाश ही लाश। दौड़ते मेरे पैर भी अब थक गए। एक जगह जाकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से कान बंद कर आसमान की ओर देखकर जोर से चीखने लगा। अचानक ही सब शांत, बिल्कुल शांत। मैंने अपनी बंद आंखें खोली और कानों से हाथ हटाया। देखा कहीं कुछ नहीं था वहाँ। जो सब मैं थोड़ी देर पहले देखा वो कुछ भी नहीं। आसपास अंधेरा था। दूर से कुछ लोग टॉर्च लेकर मेरी ओर आते दिखे। पास आकर वो मेरे चेहरे पर टॉर्च दिखाकर मुझे घूरने लगे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे पूछा, कौन है बे तू? ये हमारे पीने का और जुआ खेलने का अड्डा है। यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? तभी उनमें से एक लड़के ने मेरे पीछे की ओर टॉर्च दिखाया। मैं मुड़ा और देखा बहुत ही बदतर हालत में पड़ा एक कारखाना, और जंग लगे साइन बोर्ड में लिखा था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भोपाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से गिरते आंसू भी साइनेट की तरह जल रहे थे। गले से आवाज निकलना बंद हो चुका था। फिर भी टूटे फूटे आवाज में मैं उन अजनबी शराबियों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता रहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सच में कितना अजीब और मनहूसियत भरा कस्बा है यह। शाम के 7 बजे के बाद कोई बाहर ही नहीं निकलना। प्रवीण अपने दोस्त राजेश को कहा और जल्दी जल्दी से अपनी ज़रूरत का सामान ले रहा था। राजेश ने उसकी तरफ देखा, पर बिना कुछ कहे उसे फलों के ठेले की तरफ जाने का इशारा किया और खुद ग्रोसरी स्टोर की तरफ चला गया। कितना अजीब है, मतलब यहाँ की मनहूसियत के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता। बस यहाँ पर कंपनी की मार्केटिंग पूरी हो जाए, फिर मुड़कर इस टाउन में कभी कदम भी नहीं रखूँगा। पता नहीं कितने जाहिल और अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर। प्रवीण खुद में बड़बड़ाते हुए फलों के ठेले की तरफ बढ़ गया। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो उसकी बेवजह बुराई नहीं करनी चाहिए। एक बूढ़े से आदमी ने उसके पास खड़े होकर फलों को देखते हुए कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? प्रवीण ने पूछा। मैं यहाँ आने वाले हर उस नए बासिंदों को यही कहता हूँ, यहाँ खड़े होकर इसी जगह पर इस जगह की बुराई मत करना। ये चौक देख रहे हो, ये रात होते ही जाग जाता है। उस बूढ़े ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था और उसके ऊपर किसी मुगल शासक की मूर्ति लगी हुई थी। वो बूढ़ा उस सर्कल की तरफ जाकर वहां पर बनी सीढ़ी पर बैठ गया और प्रवीण को घूरने लगा। यूं खुद पर एकटक नजर महसूस होने के कारण प्रवीण से रहा नहीं गया। वो थैला वहीं छोड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ चला गया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण ने उनकी बाजू में बैठते हुए कहा। नहीं। फिर आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि ये चौक रात होते ही जाग जाता है? प्रवीण ने झुंझला कर कहा। कई सालों पहले यहाँ पर मुगलों का राज हुआ करता था। वो अपने मनोरंजन के लिए इसी चौक पर सरेआम लोगों का खून बहाया करते थे। तब से ही मान्यता है कि रात को उन सब लोगों की आत्माएं फिर से जाग जाती हैं जिनकी मौत यहीं इसी जगह पर हुई हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और
और मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। प्रवीण ने अपने डर को काबू करते हुए कहा, क्योंकि अमावस की रात भी तो आज है ना, तो सारी आत्माएं भी तो आज ही जागृत होंगी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये उन्हीं लोगों की आत्मा है जिनकी मौत इस चौक पर हुई थी? तू यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने पीछे से आते हुए कहा, जिसके दोनों हाथों में सामान से बैग भरे हुए थे। प्रवीण ने सामने की तरफ इशारा करके कहना चाहा, पर तभी उसे सड़क को पार करते हुए वही बूढ़े अंकल दिखे। उसने सर झटका और ना में इशारा करते हुए उसके हाथ से बैग लिया और घर की तरफ निकल पड़े। आधी रात के वक्त प्रवीण को सर्दी महसूस हुई। उसने चादर ओढ़ने के लिए बिस्तर पर हाथ फैलाया, पर उसे नर्म गद्दे की जगह ऊबड़ खाबड़ जगह महसूस हुई। उसने तुरंत उठकर देखा तो वो अपने दोस्त के घर के बजाय उसी चौक में ठीक उसी मूर्ति के नीचे जमीन पर सो रहा था। अचानक से ठंड का स्तर बढ़ गया और उस मूर्ति के पीछे से वही बूढ़ा आदमी निकल कर आया। क्योंकि मेरी मौत भी यहीं हुई थी, इसलिए मैं भी आज जागृत हुआ हूं। अगली सुबह प्रवीण की लाश लोगों को चौक पर मिली, मगर बहुत ही बुरी हालत में। दोस्तों, ये बात आज से करीब 7 से 8 साल पुरानी है। उन दिनों मुझे और मेरे एक दोस्त साहिल को कैंपिंग का चस्का लगा था। हमारा बहुत मन था कि कम से कम एक रात हम दोनों जंगल में बिताएं, मगर घर वाले हमें इसकी इजाजत ही नहीं दे रहे थे। मगर हमने भी घर से हार नहीं मानी। हम घर वालों को मनाने की कोशिश करते जा रहे थे और एक दिन वही हुआ जो हम चाहते थे। तंग आकर मेरे और साहिल के घर वालों ने हमें इसकी परमिशन दे दी। पर अब समस्या ये थी कि आखिर किस जंगल में कैंपिंग करें। हमारे गांव में तो कोई जंगल ही नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन साहिल बोला, यार एक जंगल तो है, मगर वहां रात में जाना सही रहेगा? तो इस पर मैंने पूछा, कौन सा जंगल है, कहाँ? तो फिर साहिल बोला, डीमपुर का जंगल, वहां जाना सही रहेगा। डीमपुर का जंगल हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है। बहुत से लोगों का कहना है कि वहां रात में जाना ठीक नहीं है, वहां प्रेतों का वास है। हालांकि मैं भी गांव का ही था, मगर भूत प्रेत ये सब बातें मुझे पचती नहीं थी। जिस पर मैंने साहिल से कहा, तू बस तैयारी कर, हम लोग वहीं जाएंगे, मगर घर पर किसी को बताना मत कि हम लोग डीमपुर जाएंगे। जिसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी में जुट गए। उसी शाम करीब 6-6:30 बजे तक हम दोनों डीमपुर के लिए रवाना हो गए। क्योंकि वो जंगल हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। खाना पानी हम लोग अपने साथ घर से लेकर आए थे। मकसद बस यही था कि एक रात जंगल में गुजारना है। चलते चलते रात के करीब 7:45 बजे तक हम लोग डीमपुर पहुंचे। जंगल अभी भी थोड़ा दूर था। तभी साहिल मुझसे बोला, यार हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? मतलब घर वालों को बिना बताए यहाँ आ गए, कुछ होगा तो नहीं ना? इस पर मैंने जवाब दिया, पागल है क्या तू? इस जमाने में भी भूत प्रेत पर विश्वास करता है? साहिल चुप हो गया और सिर झुकाए चुपचाप चलने लगा। हालांकि हम पहले कभी डीमपुर के जंगलों में गए नहीं थे, तो सही से रास्ता भी पता नहीं था। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक चाय की टपरी नजर आई। मैंने सोचा इसी चाय वाले से पूछ लेता हूँ। जिसके बाद हम दोनों चलते हुए उस चाय वाले के पास गए और मैंने पूछा, चाचा ये डीमपुर का जंगल किधर पड़ेगा? मेरे से ये सुनकर उस चाय वाले ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं।
तभी वो चाय वाला बोला, पर तुम लोगों को उस जंगल में क्यों जाना है? इस पर मैंने कहा, कुछ काम है, आप बस इतना बताओ कि वह जंगल कहाँ पड़ेगा। इस पर उस चाय वाले ने हमें उस जंगल का रास्ता बताया। पूरा रास्ता समझ लेने के बाद जब हम लोग वहां से जा रहे थे तो उस चाय वाले ने टोकते हुए कहा, देखो मेरी बात मानो, वो जंगल सही नहीं है। वहां रात में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मगर हम उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गए। तभी साहिल मुझसे बोला, यार एक बार फिर से सोच ले, वो चाय वाला झूठ क्यों बोलेगा? इस पर मैंने कहा, मैं जानता हूं वो चाय वाला झूठ नहीं बोल रहा, वो सुनी सुनाई बातें बोल रहा है। उसने कभी अपनी आंखों से भूत नहीं देखा होगा। तू मत कुछ बोल, तू बस चुपचाप चलता रहे। और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद हम लोग उस जंगल में दाखिल हुए। जंगल सच में काफी बड़ा और घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। जंगल सच में काफी ज्यादा घना था। आम आदमी बिना भूत प्रेत के बगैर ही सिर्फ जंगल देखकर ही डर जाए। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 9 बज चुके थे। हम दोनों ने जंगल के अंदर ही एक साफ सुथरी सी जगह देखी और अपना तंबू लगाने लगे। तंबू वगैरह सब कुछ हमने पहले से ही खरीद कर रखा हुआ था। कुछ ही देर में हमारा तंबू लग गया और हम लोग तंबू के बाहर ही एक जगह पर आग जलाकर बैठ गए। शोर शराबे से दूर वो शांत माहौल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मगर पता नहीं क्यों, शायद साहिल मेरी तरह एंजॉय नहीं कर रहा था। परेशान नजरों से वो जंगल में इधर से उधर देखे जा रहा था। जिस पर मैंने साहिल से कहा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है? इस पर साहिल नींद से जागने जैसा बोला, नहीं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर मैंने कहा, चिंता मत कर, यहाँ कोई भूत नहीं आएगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। थोड़ी देर बाद हमने अपना अपना खाना निकाला और खाने लगे। आसपास पूरी तरह से खामोशी और अंधेरे का राज था। खैर हम दोनों ने अपना अपना खाना खाया। इतने में ही साहिल एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला, वहां तेरे पीछे कोई था। मैं पीछे मुड़ा मगर वहां अंधेरे के अलावा मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने उस तरफ टॉर्च जलाकर भी देखा मगर वहां कोई नहीं था। तभी मैंने साहिल से कहा, देख तू जितना डरेगा तुझे उतनी ही बेकार की चीजें नजर आएंगी। साहिल चुप हो गया। खैर हम लोग कुछ देर बाहर ही बैठे रहे और फिर जब हमें नींद आने लगी तो हम लोग तंबू के अंदर चले गए। हमारा टेंट अच्छा खासा बड़ा था तो 2 लोग आराम से सो सकते थे, लिहाजा हम दोनों दोस्त लेट गए। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। दूर किसी स्टेशन पर ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी जो साफ तौर पर हमारे कानों में आ रही थी। मगर तभी खामोशी को चीरती एक और आवाज ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदमी कहीं आसपास में ही रो रहा हो। साहिल एकदम से उठकर बैठ गया और उसका चेहरा एकदम से सूख गया। मैं भी उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकलने लगा। जिस पर साहिल मुझे रोकते हुए बोला, भाई मत जा, यहाँ इस जंगल में कौन रोएगा? इस पर मैंने कहा, रुक, शायद होगा कोई। इतना कहकर अभी मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी काफी तेज बारिश आ गई। मैं बाहर नहीं जा सका। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि और कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। खैर हम दोनों टेंट के अंदर बैठे रहे मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी मगर पता नहीं क्यों अब हमें नींद नहीं आ रही थी।
उस रोने की आवाज को सुनकर हमारी नींद कहीं उड़ सी गई थी। अभी मैं अपनी जगह पर लेटा हुआ ही था कि तभी साहिल एकदम से बोला, भाई भाई जल्दी उठ, वो देख सामने। उसके कहे मुताबिक मैंने उठकर टेंट के पर्दे से बाहर झांका तो पाया कि एक आदमी हमारी टेंट से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा पीछे की तरफ था, जिस वजह से हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी इस तरह बारिश में बैठकर भीग क्यों रहा है। इस पर मैंने साहिल से कहा, जरा टॉर्च देना तो मैं देख कर आता हूं। साहिल ने इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुका। मैंने टॉर्च लिया और टेंट से बाहर निकल आया। बारिश काफी तेज थी, जिसके चलते मैं अपनी आंख भी सही से खोल नहीं पा रहा था। खैर मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाई साहब कौन है आप और यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? मगर उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा कहा। इस बार भी वो आदमी कुछ बोला तो नहीं, बस मेरी ओर मुड़ गया तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे हट गया। उसका चेहरा पूरा कटा फटा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तभी वो आदमी अपनी जगह से उठा और मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे कुछ होश नहीं था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी साहिल ने आकर एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग वहां से दौड़कर भागने लगे। भागते भागते हम उसी चाय की दुकान पर जाकर रुके और सुबह होते ही घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।